आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट से आप सभी से बात कर रही हूँ। आज 27 जुलाई है। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज है वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस डे और ये हम इंडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कैंसर इंसिडेंस की बात करें तो जितने भी कैंसर इंडिया में होते हैं उसमें से 30 to 40% जो कैंसर्स होते हैं वो हेड एंड मतलब हेड और नेक। हेड एंड नेक में आपका ओरल कैविटी आता है, नेजोफेरिंग्स आता है, साइनसेस आते हैं, आपका लैरिंग्स आता है, नेक में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, इसके अलावा यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो ये सारे कैंसर्स जो होते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर में आते हैं। और अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला 30 से 40% कैंसर्स जो होते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर होता है। ये दिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें क्योंकि ये कैंसर्स जो होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं। प्रिवेंटेबल का मतलब होता है कि इन कैंसरों से हम बच सकते हैं। तो अगर हमें किसी कैंसर को प्रिवेंट करना है तो हमें डेफिनेटली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन कैंसर्स के कारण क्या हैं। तो जैसा हम सभी को पता है जो सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है वो है तंबाकू। तंबाकू किसी भी फॉर्म में लिया हो, चाहे वो स्मोकिंग फॉर्म में लिया हो या स्मोकलेस फॉर्म में। स्मोकिंग जैसे कि बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, हुक्का, और नॉन स्मोकिंग जैसे कि गुटखा है, तंबाकू है, खैनी है और दोहरा है। तो इस तरह के बहुत सारे रीजनल फॉर्म्स होते हैं जिसे लोग कंज्यूम करते हैं और ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कैंसर कॉज करने का। इसके अलावा अगर शराब का इंटेक है तो अल्कोहल जो है अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है और अगर कोई इंडिविजुअल अल्कोहल और टोबैको को साथ में लेता है तो उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है कि दोनों का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ये हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज। इसके अलावा 2 वायरसेस हैं जिनमें मुख्य वायरस है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि ओरोफेरिंजियल कैंसर का कारक होता है। और इसके अलावा EBV वायरस, इप्स्टीन बार वायरस, जिसकी वजह से नेजोफेरिंजियल कैंसर हो सकता है। ये तो हो गए कुछ मेन कारण। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जैसे कि एस्बेस्टोस हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, वुड गैसेस हो गए, एक्सेट्रा। ये सब जो फ्यूम्स होते हैं जब अंदर जाता है तो इसकी वजह से लैरिंग्स मतलब जो हमारी जो आवाज़ की यंत्रिका है उसका कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए सभी कारण। अब हम बात करेंगे क्या सिम्टम्स होते हैं कैंसर के। जो मुंह या गले का कैंसर होता है, अगर मुंह या गले में किसी भी तरह का घाव या अल्सर है जो कि काफ़ी दिनों से है और भर नहीं रहा हो, या इसके अलावा अगर सफ़ेद या लाल रंग का कोई पैच हो जो कि काफ़ी दिन से परसिस्ट कर रहा हो तो डेफिनेटली एक डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है ये रूल आउट करने के लिए कि वो कैंसर का घाव नहीं है। इसके अलावा कभी कभी कोई सिम्टम नहीं होता, सिर्फ गले में गांठ होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम होता है। इसके अलावा अगर आवाज़ में बदलाव हो, आवाज़ में बदलाव जैसे किसी को सर्दी ज़ुकाम है तो भी हो सकता है, बट अगर आवाज़ में बदलाव 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, या हॉट पोटैटो वॉइस मतलब बहुत मोटा मोटा आवाज़ आ रहा है, जब गले में बेस ऑफ टंग का कैंसर होता है तो उसमें हॉट पोटैटो वॉइस आता है। तो इस तरह का अगर कोई सिम्टम है तो डेफिनेटली डॉक्टरी इलाज बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर जबड़े से खून आ रहा है या कोई ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरे दांत खुद से गिर रहे हैं, या फिर अगर कोई एल्डरली है जो कि कृत्रिम दांत मतलब नकली दांत लगाते हो, पहले फिट होता बट अचानक से ये हो रहा है कि फिट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि जो मसूड़े हैं उसमें कोई ग्रोथ डेवलप हो रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसके अलावा जब भी हमारे मुंह में या पीछे वाले भाग में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कैंसर डेवलप होता है तो रिफर्ड पेन कान में होता है। तो अगर कान में काफ़ी दिनों से पेन रह रहा है और एक साइड ज़्यादा पेन रह रहा है तो ये भी एक तरीके से कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो ये तो हो गई कैंसर सिम्टम की बात। अगर किसी को ये सिम्टम आता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर हो, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट से या डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी कारण है उसका ट्रीटमेंट हो, और अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे होता है। किसी भी कैंसर को प्रूव करने के लिए या तो FNAC या बायोप्सी की ज़रूरत होती है, जिसमें कि एक छोटा सा टुकड़ा
या सुई से एक मतलब एस्पिरेट लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि पर्टिकुलर डिजीज कैंसर है या नहीं। एक बार प्रूव होने के बाद फिर हम मेटास्टेटिक वर्कअप करते हैं ये देखने के लिए कि कैंसर जो है किसी और शरीर के भाग में फैला है कि नहीं। अगर हम हेड एंड नेक की बात करें तो ये लंग में काफ़ी तेज़ी से फैलता है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली अगर हेड एंड नेक का कैंसर है तो सीटी स्कैन, कुछ केसेस में एमआरआई जैसे टंग, नेजोफेरिंग्स, इनमें एमआरआई, और अगर ज़रूरत लगे तो पेट स्कैन जो कि पूरे शरीर की जांच है, और कहीं भी अगर कैंसर होता है तो पिकअप हो जाता है। तो ये कुछ मेन जांचें हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी की भी जांच की जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्राइमरी कहाँ है, किस साइट की बीमारी है, वो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट जो है उस तरह की जांचें आपसे कराते हैं ताकि डिजीज़ का स्टेज पता चल जाए। एक बार स्टेज पता चलने के बाद फिर होता है ट्रीटमेंट प्लान। प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक मल्टी मोडालिटी अप्रोच होता है, क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर ऐसा है जिसमें कि ऑपरेशन भी होता है, रेडियोथेरेपी भी होता है, कीमोथेरेपी भी होता है, कुछ केसेस होते हैं एडवांस जिसमें टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर पेशेंट में हर मोडालिटी की ज़रूरत होती है। कुछ कैंसर्स ऐसे जैसे टॉन्सिल हो गया, लैरिंग्स हो गया, जिसमें सिर्फ रेडिएशन से स्टेज 1 और 2, और अगर 3 या 4 है तो साथ में कीमोथेरेपी देके ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह अगर गाल का कैंसर है और नेक नोड है साथ में, तो काफ़ी बार उसमें यूजुअली सर्जरी करते हैं, फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट की वेट की जाती है जो कि हफ्ते 10 दिन में आता है। उस रिपोर्ट में अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है जैसे कि नेक पॉजिटिव है या डेप्थ बहुत ज़्यादा है या मार्जिन पॉजिटिव है, किसी तरह का हाई रिस्क फैक्टर होता है, तो उसमें हम लोग रेडियोथेरेपी का यूज़ करते हैं और साथ में कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है। रेडियोथेरेपी के साथ जब भी कीमोथेरेपी दिया जाता है उसका मेन रोल होता है रेडिएशन के इफेक्ट को इन्हांस करना, इसको हम रेडियो सेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन या इंडिविजुअली ट्रीटमेंट प्लान करते हैं डिपेंडिंग कि क्या किस साइट की बीमारी है और क्या स्टेज है बीमारी का और पेशेंट का जनरल कंडीशन क्या है और पेशेंट कौन सा ट्रीटमेंट टॉलरेट कर सकता है। एडवांस स्टेजेस में जहाँ पे कभी सर्जरी पॉसिबल नहीं है या एडवांस स्टेजेस है तो उसमें इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का भी काफ़ी अच्छा रोल पाया गया है। अब हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी। ये जो मशीन आपको पीछे दिख रही है ये बेसिकली लीनियर एक्सेलरेटर है, तो इससे हम लोग रेडिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर रेडिएशन की बात करें तो बहुत जगह अलग अलग उसको नामों से बोला जाता है। कई जगह इसको सेक बोला जाता है, कई जगह लाइट लगना बोला जाता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नॉमेनक्लेचर होता है रीजनल लैंग्वेज में लोगों को समझने के लिए। बट मशीन जो होती है वो होता है लीनियर एक्सेलरेटर। इससे एक्सरे रेज निकलते हैं। ये वही एक्सरेज हैं जो कि सीटी स्कैन या एक्सरे में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी होती है कि वो ट्यूमर सेल को किल करता है, राइट। तो जब यहाँ से रेज निकलेगा और ये जो है ये मुखौटा होता है जिसको हम इमोबिलाइजेशन डिवाइस कहते हैं, जो कि जब पेशेंट हमारे पास आता है रेडिएशन थेरेपी प्लानिंग के लिए तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो इस तरह का एक मुखौटा बनाया जाता है जो कि नॉन मैलिएबल होता है। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यूजुअली जो ट्रीटमेंट होता है वो 6 हफ्ता या 7 हफ्ता मतलब 30 डेज टू 35 डेज का ट्रीटमेंट होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम कभी इंश्योर नहीं कर सकते कि पेशेंट की पोजीशन जो है वो डेली बेसिस पे सेम है, राइट। आप कितनी भी एक्यूरेसी मेंटेन कर लीजिए 2 से 3 मिलीमीटर का डिफरेंस रह ही जाता है। बट इस इमोबिलाइजेशन डिवाइस की वजह से वी आर ऑलवेज इंश्योर्ड कि पेशेंट जो है मूव नहीं करता और तभी हम ट्रीटमेंट को एक्यूरेट मान सकते हैं। और ये मुखौटा बनता है। मुखौटा के बाद आरटीपी स्कैन होता है। आरटीपी स्कैन में इसी मुखौटे के साथ एक स्कैन लिया जाता है। फिर वो स्कैन जो है वो हमारे टेलीथेरेपी प्लानिंग सिस्टम में आता है जिसमें जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो कॉन्टूरिंग करते हैं। कॉन्टूरिंग का मतलब अगर हम सपोज करिए टंग की बात करें या जीभ की बात करें तो उस कैंसर में हमें टंग को तो ट्रीट करना ही है, प्लस हमें पूरे नेक को ट्रीट करना होता है। लेकिन उसके साथ हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो रीढ़ की हड्डी की नस है, ये जबड़े वाली हड्डी है, यहाँ पे थूक की ग्रंथि होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें बचानी होती हैं जिसको हम OAR मतलब ऑर्गन एट रिस्क कहते हैं। तो कॉन्टूरिंग में जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो एक एक करके टारगेट ऑर्गन जैसे कि टंग हो गया प्लस ट्यूमर बेड हो गया प्लस नेक नोड्स
इसको कॉन्टूर करते हैं और OAR को कॉन्टूर करते हैं कि इसको बचाना है। जब ये कॉन्टूरिंग कंप्लीट हो जाती है फिर ये इमेज पुश होता है फिजिसिस्ट के कंप्यूटर पे, प्लानिंग सिस्टम पे, और उस प्लानिंग सिस्टम पे फिजिसिस्ट प्लान रन करते हैं। प्लान कई तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल होता है, 3D CRT होता है, IMRT होता है, IGRT होता है, VMAT होता है। कन्वेंशनल जो है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को बचाने का, तो उसे ओवरकम करने के लिए 3D CRT आया। 3D CRT जो है इसमें हम कुछ हद तक कुछ ऑर्गन्स को बचा सकते हैं, बट एक ब्रेक थ्रू आया IMRT मतलब इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी के आने से, जिसमें कि हम एक ही फील्ड में अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग डोज दे सकते हैं। जैसे कि एक ही फील्ड में टंग को अगर 70 ग्रे जाना है तो 70 जाएगा, पैरोटिड मतलब थूक की ग्रंथि को अगर 26 ग्रे जाना है तो 26 ग्रे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी की नस है अगर उसे 45 ही जाना है तो 45 ही जाएगा। तो IMRT की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, प्लस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाता है अगर हम हायर टेक्निक से ट्रीट करते हैं। और ये पूरा जो ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी 8 से 9-10 घंटे भी लग जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट मोडालिटी है वो है IGRT मतलब इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मूव करते हैं, जैसे कि फेफड़ा मूव करता है, राइट। और इसके अलावा अगर हेड एंड नेक छोड़ के अगर हम बच्चेदानी के मुंह की कैंसर की बात करें तो पेशाब का थैला रोज एक जैसा नहीं रहेगा, कभी उसमें ज़्यादा यूरिन होगा कभी कम होगा। इसी तरह हमारा लैट्रिन का रास्ता है, तो ये सब मूव करते रहते हैं, प्लस इंटेस्टाइन। तो IGRT टेक्निक में क्या होता है, हम ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के पहले और दो ट्रीटमेंट के बीच में जो मूवमेंट है उसे हम देखते हैं। हमारा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे एक स्कैन होता है ट्रीटमेंट के पहले जिसको हम CBCT कहते हैं, मतलब कोन बीम CT, जो कि डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2 या 3 दिन हमारे टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं और मैच करते हैं कि पेशेंट के पोजीशन में या अंदर के ऑर्गन के पोजीशन में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगर कोई डिफरेंस होता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में बता देता है कि 1 मिलीमीटर का डिफरेंस, 2 मिलीमीटर का डिफरेंस X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस पे है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है। पेशेंट को फिर से रीसेट किया जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा वेट करा के हम ऑर्गन के फिर से फुल होने का वेट करते हैं, या अगर कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है तो वो किया जाता है। इससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान और बीच में जो एक्यूरेसी है वो मैनेज हो जाता है। जो एक सबसे एडवांस टेक्निक है वो है वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी। वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी जो होता है उसमें समय काफ़ी कम लगता है एज कम्पेयर टू IMRT, IGRT, और उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये हो गए सारे टेक्निक्स के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। और जो ये रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली 6 वीक्स टू 7 वीक्स चलता है, डेली होता है, नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे हम ट्रीटमेंट ब्रेक देते हैं फॉर नॉर्मल टिश्यू रिपेयर। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमेशा अगर हम हेड एंड नेक की स्पेसिफिकली बात करें तो छाले पड़ते हैं, ये हम लोग पेशेंट को Day 1 बताते हैं। मुंह में भी छाला पड़ता है, गले में भी छाला पड़ता है, लेकिन यूजुअली ये छाले जो हैं वो कंजर्वेटिव मेजर्स प्लस काफ़ी बार कई हॉस्पिटल्स में रिहेबिलिटेशन या ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें वो रेडिएशन के साथ स्वॉलोइंग एक्सरसाइजेज और कुछ लेज़र थेरेपी देते रहते हैं, जिससे इंटेंसिटी और जो मॉर्बिडिटी है इन छालों की वजह से वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अगर पेशेंट की डाइट बहुत अच्छी है तो ये छाले 5 से 6 या 6 से 8 हफ्ते में यूजुअली ठीक हो जाते हैं। जो रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है वो हम बेसिकली 2 या 3 इंटेंट से देते हैं। अगर कुछ ट्रीटमेंट ऐसे जो सिर्फ रेडिएशन से ठीक हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम CA लेरिंग्स की बात करें या गले की कैंसर की बात करें या टॉन्सिल की बात करें, तो वो सिर्फ रेडिएशन से ठीक होता है। तो इसमें हम अगर रेडिएशन देते हैं तो उसको हम रेडिकल रेडियोथेरेपी कहते हैं। और साथ में अगर कीमो ऐड हो गया तो रेडिकल कीमो रेडियोथेरेपी कहते हैं या रेडिकल CTRT कहते हैं। अगर ऑपरेशन हुआ है और कोई हाई रिस्क फैक्टर आया है और उसके बाद हम रेडिएशन के लिए एडवाइस कर रहे हैं, तो उस केस में उसको एडजुवेंट RT कहते हैं। और अगर उसके साथ कीमो जुड़ जाता है तो उसको एडजुवेंट CTRT कहते हैं। तो बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, अभी आज के लिए इतना ही। और एंड में आज के दिन यही मेरा मैसेज ये है कि स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाइए।
जो कैंसर के कारक हैं उनसे दूर रहिए ताकि कैंसर दूर रहे, क्योंकि जो हेड एंड नेक कैंसर है देखा गया है 35 से 40-45 साल के बीच में होता है। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहले भी हो सकता है। जिस तरह हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो डेविएट हो रहे हैं और जिस तरह से ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लैमराइज करके इंडोर्स करके दिखाया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यंग एज में चपेट पे आ जाते हैं। काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र सिर्फ 30 साल है, बट हिस्ट्री ऑफ टोबैको इज़ फॉर लाइक 15 ईयर्स। तो दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं इतना ज़्यादा चपेट में आ चुके हैं। आप बाहर जाइए, अगर आपको कोई मेडिसिन ढूंढना होगा तो शायद उसमें समय लगे, लेकिन अगर आपको पान, गुटखा, बीड़ी या सिगरेट चाहिए हो तो किसी भी स्कूल कॉलेज के सामने चले जाइए, वहाँ पे आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम सभी को कुछ ना कुछ, और हमारे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि एक्सेसिबिलिटी कम हो जाए, राइट। और दूसरी चीज़ें, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कोई भी सिम्टम अगर आपके शरीर में आ रहा है, आपके मुँह में आ रहा है, गले में आ रहा है, वेट लूज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, जैसे कि अगर मुंह से खून आ रहा है खांसी करने पे, ज़रूरी नहीं है कि लंग कैंसर, वो ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है, बट बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। बट इन केस वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं है या कोई और कैंसर निकल के आता है, कोई भी सिम्टम में कैंसर निकल के आता है, तो बहुत ज़रूरी है बायोप्सी, एफएनएसी करा के प्रूव करें। प्लस ऐसे सेंटर में जाएं जहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको एक ही छत के नीचे मिल जाए, क्योंकि अगर सर्जरी हुई है तो उसके 4 से 6 हफ्ते में किसी भी हालत में आपका रेडिएशन शुरू हो जाना चाहिए। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 2 महीने 3 महीने बाद रेडिएशन कराने आते हैं, तो जो ट्यूमर बचा हुआ होगा या जो हाई रिस्क फैक्टर्स होंगे उनको बढ़ना होगा, वो बढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है बिना डिले किए जल्दी से जल्दी 4 से 6 हफ्ते में रेडिएशन शुरू हो जाना चाहिए। पूरा ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर बोला गया है कि 6 हफ्ते का इलाज है, 4 हफ्ते बंद कर दिया, फिर 4 हफ्ते करके 1 हफ्ते की छुट्टी लिए, फिर 1 हफ्ते आके कराए, तो ऐसे नहीं होता। ट्रीटमेंट हमेशा कंटिन्यूएशन में होता है। कैंसर इज हिट हार्ड हिट फास्ट, मतलब हमें फुल डोज देना है, जल्दी देना है, विदाउट ब्रेक देना है, तभी कैंसर का एक अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो कैंसर इज प्रिवेंटेबल बिकॉज वी नो द रीजन, cancer is curable because we have many modalities. The only condition is early detection, early treatment and complete treatment. Thank you. धन्यवाद.